होते हैं तो विचार कर रहे हैं वाली बात हो जाती है। जैसे सिमिलरली शरीर में भी ऐसा होता है, जैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी दो है, एक ऑटोनोमस है और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टाइप होता है। तो एक जो होता है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हो ही रहा है। जैसे सांस ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, या जो भी दूसरी अंदर जितने भी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं सब अपने आप से कर ही रहे हैं। अब जब हम उसको ध्यान देंगे तो हमें दिखेगा कि हाँ भैया ऐसे काम कर रहा है, वैसे काम कर रहा है, जैसा भी है। जैसे धड़कन हमें महसूस करना है तो अलग तरीके हो सकते हैं, और कुछ होता है जो हम कंट्रोल में है, जैसे हमें हाथ हिलाना है तो हमारा कंट्रोल है। तो ऐसे दो सिस्टम्स चलते ही हैं, ऐसे ही विचारों में भी है। तो शरीर के लेवल पे भी है और जीवन के लेवल पे भी ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। ये आपने थोड़ा धरातली शिफ्ट कर दिया। तो एक तो ऐच्छिक क्रियाएं है ना, जब हम शरीर और जीवन को देखने जाते हैं तो शरीर की क्रियाएं कैसी हैं? स्वयंस्फूर्त हैं। अनैच्छिक क्रियाएं हैं। स्वैच्छिक तो स्वेच्छा वाला नहीं हो जाएगा? अनैच्छिक मतलब उसमें हमारा कोई इच्छा, हमारा निर्णय शामिल नहीं रहता है, ऐसे ही कह रहे ना। पर वो शरीर की क्रिया है। जीवन की क्रियाओं को कह रहे हैं कि वो हमारी ऐच्छिक क्रिया है। हम निर्णय लेते हैं, तब अभी आप यहाँ का विचार, यहाँ की बात सुन रहे हैं और यहाँ की बात कर रहे हैं। कुछ निर्णय लेंगे, कुछ और सोचने लग जाएंगे, तो उसमें आपका निर्णय होगा। तो जीवन की जो क्रियाएं हैं वो ऐच्छिक क्रिया है, वो मेरी क्रिया है ना। पर यहाँ पे तो बात जो हो रही है ये ठीक है, ये थोड़ा इस तरह से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ बात का आभास पहले से हो जाए, भास या आभास, कोई चीज़ होने वाली है उसका कैसे हो जाए। और अभी उसको जीवन के स्तर पे ही देखते हैं, शरीर के स्तर पे तो नहीं होता है वो विचार की बात हो रही है ना। हाँ, एक अभी मैं वही बात करने वाला था। एक एक्सप्लेनेशन है कि हमें अनुमान क्षमता है। तो देखिए, इसी को ही आपने थोड़ा और ऐड कर दिया एक चीज, आशा विचार इच्छा की अस्पष्ट गति। क्या है? भ्रम में जो भ्रमित क्रियाकलाप है, आशा विचार इच्छा की स्पष्ट गति है, अस्पष्ट गति है। ये यही है जो हम कह रहे हैं। कभी लगता है हमको कुछ दिख रहा है, कभी लगता है नहीं दिख रहा है, कभी, क्योंकि हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, है ना। और बहुत सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारा विचार है, और वो लगभग चलता रहता है। हम प्रयास पूर्वक एक समय जब बात करते हैं तो उधर अपना ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं। हमेशा ध्यान लगा रहे ऐसा आवश्यक नहीं होता है, इतनी ही बात है। तो वो अस्पष्ट है। मैं यहाँ भी रहूँ, जैसे अभी आप यहाँ हैं, अभी आपका एक बैक ऑफ माइंड ये भी होगा कि वहाँ से LIC है ना, LIC चल रहा है तो LIC से आ जाए, इतना है। तो प्रेरणा वाला भाग मेरी स्वीकार्यता में है कि देव मानव की जो बात हो रही थी, कुछ प्रेरणा दे जब वो। अब इसका एक एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है कि भाई हम जीवन हैं और अलग अलग शरीर यात्रा में आते हैं, तो एक एक्सप्लेनेशन बनता है, हो सकता है कोई पूर्व शरीर यात्रा की कोई मेमोरी उस समय आ जाती हो। और मैं अपने हिसाब से तो ऐसा मानता हूँ, मुझे तो सारे शहर एक जैसे ही लगते हैं, तो हर जगह ही देजावु लगता है। मतलब भाई वही उसी तरह का बिल्डिंग, उसी तरह का, वो तो बहुत ऐसा लगता है, पहचाना सा। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा विविधता नहीं है तो ऐसा लगता ही है कि जैसे यहाँ है ऐसी तरह की। अब देखिए, अगर मुझे एक एक्सप्लेनेशन है ना, इसको अलग अलग एंगल से देख रहे हैं ना, तो किसी भी शहर का एक नया शहर बोलते हैं, नया रायपुर, नया राजकोट, नया होता ही होगा, नया अहमदाबाद, नया डेवलपमेंट, और एक पुराना शहर। अब आप देखेंगे कि पुराना सारे शहर एक जैसे लगते हैं, वैसी गलियां, वैसा ही है ना एक ढांचा है। तो कई बार लगता ही नहीं है कि हम कौन से में हैं, अलीगढ़ में है कि आगरा में कि खुर्जा में कि मेरठ में। मैं ये नॉर्थ इंडिया के गिना रहा हूँ,
या इधर के, और नए शहर के वैसी सड़क, वैसी बिल्डिंग, वैसे होटल, वैसे रेस्टोरेंट, है ना, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं आप। मैकडोनाल्ड को कहीं भी देखेंगे तो एक जैसा कलर, है ना, आईओसी का पेट्रोल पंप एक जैसा, तो बहुत सारा एक जैसा वैसा भी हो सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखा जाए। रत्नमाला बहन, हाँ बताओ दीदी। बहुत बढ़िया। मैं भी इसमें एक अपनी एक घटना शेयर करूंगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है, पर मैं सोचता हूँ कि और थोड़ा व्यू आ जाए। हो सकता है राकेश भाई, अजय भाई, अरुण भाई, देजाबू भैया। जो आपने बताया मैं उससे सहमत हूँ। दोनों तरह के व्यू हैं कि आप पुरानी शरीर आपदा में हो सकता है आप कभी रहे हो, और आजकल एक अभी तो आप ज़्यादा जब ट्रैवल करोगे तो आप भूल ही जाते हो मैं किस शहर में, किस शहर में। कभी कभी लगता है कि सूरत में ही घूम रहे हैं कि राजकोट में घूम रहे हैं, है ना, क्योंकि एक जैसी चीज़ें मॉल्स वॉल सब एक तरह के हो गए हैं, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। राकेश भाई आपको कुछ, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, और मतलब घटना नहीं, रियल मेरे साथ घटा है। फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, तो 9-10 में, 10th का बोर्ड, 9-10 का एक सिलेबस एक ही रहता है उस समय, 83-84 की बात है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक क्वेश्चन था, है ना, और बहुत सिंपल 2 लाइन का क्वेश्चन, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और ऐसा कुछ याद है। और वो क्वेश्चन पढ़ने से बहुत सिंपल लगता था, है ना, तो मैं उसको 1.5 साल तक सॉल्व करता रहा, मुझसे नहीं निकला। मैं टीचर से किया, उनसे भी नहीं निकला, बार बार किया, बहुत सारी गाइड भी देखी, उसका जवाब, है ना, तो हम लोगों ने दोनों ने ये मान लिया, टीचर ने भी और मैंने भी, कि इसका जवाब ही गलत होगा। भाई हमने सारे तरीके टेक्निक इस्तेमाल कर ली सॉल्व करने की, पर मेरे मन में एक भय बना, यार ये क्वेश्चन में नहीं आ जाए, बोर्ड में आ नहीं जाए। और मैं बोर्ड में गया और वही आया, और 5 नंबर का, 5 नंबर मतलब सबसे कठिन क्वेश्चन, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसा होता है। तो मैंने अपने उसमें से 5 नंबर तो काट दिए कि भाई अब 20 एक्सपेरिमेंट के होते हैं, लेकिन मैंने बाकी सब क्वेश्चन पेपर कर लिया। अच्छा वो कितनी बार क्या होगा उसका आंसर भी मुझे रटा ही हुआ था, उसके नंबर उसने एज इट इज़ वो आ गया था, है ना। तो मैंने उसको कहा कि भाई आज तो इसको अंतिम बार करेंगे उसके बाद इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर कर लिया, और मुझे 20 मिनट का उसके लिए समय मिल गया, मतलब जो बाकी था वो सब निपट गया। उस दिन मैंने उसको बिल्कुल रिलैक्स होके किया, या तो अब इसके बाद तो इसको सोचना ही नहीं है ना, और एग्जैक्टली जो आंसर पुस्तक में था वही निकल आया। और मैंने बाद में नंबर देखे तो डॉपलर्स इफेक्ट वाला जो मुझे बहुत अच्छे से आता था उसको मैं गलत करके आया था, है ना, तो नंबर मेरे उतने ही रहे। अब मैं दोनों बातें बता देता हूँ। मैंने आके बाहर निकल के बोला यार आज तो देखो ये हो गया, तो बोले 40 आउट ऑफ 40, 20 तो एक्सपेरिमेंट, 40 फिजिक्स, 40 केमिस्ट्री। तो मैंने डॉपलर्स का, तो मेरे दोस्त ने तुरंत बोला लेकिन इसमें तो वो सोर्स जा नहीं रहा है, आ रहा है। मैंने कहा यार ये तो 5 नंबर गए यार। तो मेरे नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो 35 के 35 रहे। इसको क्या कहेंगे रत्नमाला बहन? तो मुझे ये कोई चमत्कार नहीं लगता है, कुछ संयोग इसमें आया ना, संयोग है, अनुमान है, जीवन में अनुमान क्षमता है। और आज का जो साइकोलॉजी है वो कई बार है ना, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहता है। जब हम जीवन का अध्ययन करते हैं तो हमको पता है कि वो ये क्रियाएं चलती रहती है, और जीवन में सबसे बढ़िया जो आप मनहर भाई कह रहे थे अनुमान क्षमता है। एक तरह से हम भास एक अनुमान ही लगा रहे हैं सत्य का, अस्तित्व का। जब भास कह रहे हैं और हमको बहुत अच्छा और लग गया तो हमारा अनुमान और बेटर हो गया, और एक तरह से साक्षात्कार बोध को परिपुष्ट अनुमान कह रहे हैं।
और अनुभव मतलब अनुमान की पराकाष्ठा, मतलब अनुमान जैसा था वैसा ही वास्तविकता निकल आई। तो एक अनुमान शब्द से भी हमने कहा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, है ना। देखिए अभी हम अपने बारे में, हमारे विचारों में हमको कितना पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, कितना। मेरे तो अपने घर में और दोस्तों में ऐसा देखा है कि भाई पंखा चला छूट गया, ताला खुला रह गया, गैस जलती रह गई, पाना चला निकलता रह गया, हमको एक्चुअली चलते हुए पता भी नहीं होता है कि हम करना क्या चाह रहे हैं और हमसे हो क्या रहा है, क्योंकि हम इतना जगह हम व्यस्त रहते हैं। अगर अपने पे ध्यान देंगे, अपनी आशा विचार इच्छा को देखेंगे, है ना, कुछ पद्धतियां हैं मेडिटेशन। अभी हम क्या सोच रहे हैं हमको खुद नहीं पता होता है, अपने पे ध्यान देंगे तो हमको बहुत सारा पता लगेगा। तो अभी हम कहेंगे तो पियक्कड़ की तरह बिहेव करते हैं क्या? अगर हम सुबह से शाम तक की बेहोशी में जीते हैं और ये अपने को देखेंगे तो हमको खुद ही नहीं पता रहता यार ये मैंने कर दिया या किसी और ने कर दिया है। मैं तो पंखा तो खुला, मैं तो छोड़ ही नहीं सकता, पंखा खुला छोड़ के हमसे ही छुड़ा है। अच्छा, हमको कई बार एक आजकल 2 वे स्विच होते हैं, तो मैंने घर में बहुत बार लोगों को बोला है, देखो आप पहले लाइट को ऑफ करना, ऑन मत करना, पहले पंखे को ऑफ करना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी आदत है कि नीचे होना मतलब बंद होना, ये हमारी मान्यता में है। तो हम कमरे से उठ के अब सोने जा रहे हैं या कहीं, तो हमने दोनों स्विच को, अब हुआ क्या, लाइट तो ऑफ हो गई लेकिन उससे पंखा ऑन हो गया, है ना। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं जो हम केवल मान्यतावश, है ना, केवल करते रहते हैं। जैसे ताली बजना होशपूर्वक थोड़ी करते हैं। देखिए मतलब ये सब उदाहरण है, सुबह से शाम तक देखेंगे। मैं बैठा हूँ कॉर्पोरेट में, मेरे बॉस का फोन आ जाए, मैं बैठा रहूंगा कि खड़ा हो जाऊंगा? बॉस लंदन में है। सामने वाले बोले आप खड़े क्यों हो गए फोन पे, कि नहीं बॉस से बात करो, तो बॉस सामने कहाँ है भाई? लेकिन तो बहुत सारा काम हम बेहोशी में करते हैं। हमको क्या सोच रहे हैं, अगर अब मेरा ऐसा सोचना है, अगर हम अपने विचारों को, आशाओं को अच्छी से देख पाते हैं, कुछ भी रहस्य नहीं है। हम एक्चुअली 3 दिन बाद क्या होना है, हमारी अगर क्रियाकलाप, क्या दीदी कुछ कहने में, ख्याति भाई? बिल्कुल, ये जागृति की बात हो रही है यहाँ पे, इसीलिए तो कह रहे हैं भ्रम से, है ना। और कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स में मदद करती हैं कि थोड़ा अपने विचारों को देख लिया जाए, ये देख लिया जाए, पर उनसे केवल देखने की मदद होती है, सही करने की नहीं होती है। ये भी मैं बता दूं, कभी आप कल यहाँ से जाओ और छोड़ो, इन्होंने तो बोल दिया मेडिटेशन करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना। एक मिनट भैया, अध्ययन सही के प्रस्ताव से ही होगा, ट्रायल एंड एरर से कोई अनुसंधान हो जाए वो हो सकता है। तो ये जितना भी हम कार्यकलाप करें, अगर इसका अध्ययन करेंगे तो कुछ भी रहस्य नहीं है, हमारा ही सोचा, हमारा ही चित्रण, हमारा ही विचार चलता है, हमको उसका पता नहीं रहता है। हमारा ध्यान, जैसे हमने बोला, केवल तीव्र इच्छा हमको दिखती है ना। सूक्ष्म और बीच वाली कौन सी है भैया? कारण, कारण वो सब, है ना। हाँ भैया, आप कुछ कहना चाह रहे? मैंने किया, अच्छा पिछली, हाँ गुजराती में बोल रहे हैं अगली, हाँ ठीक बात। वो कई बार देखिए, देखो मान्यताओं का खेल है। मैं सोच गया मैंने अगली यात्रा की तो बात नहीं की है अभी, पर अब मैं गुजरात में रहा हुआ हूँ तो मुझे तुरंत ध्यान चला गया, हाँ ये अगली, मतलब ये पिछली यात्रा की बात कर। समाधान, रिजोल्यूशन, ये सब शब्द है, हमारा शब्द के साथ कुछ मान्यता जुड़ा रहता है। हाँ भैया बताइए। हाँ बदल गया भाषा, हाँ बताइए। कौन सा माहौल? मुझे यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है राजकोट में, हाँ, मेरी इस शरीर यात्रा को तो 30 साल हो गए, तो 30 साल पहले तो ये माहौल था नहीं। क्या पता आप लंदन में रहे हो, पर तो सर स्ट्रक्चर तो अलग होगा ना। ज्यादातर आज का जो स्ट्रक्चर है ना, वहीं का कॉपी कर रहे हैं। जो चीज बहुत पहले, है ना, बम्बई तो होगा ही 30 साल पहले, पर ऐसा वाला सर जो मतलब डिटो टू डिटो चलता है, जैसे भाई कुछ 5 सेकंड बाद होने वाला ही है, वो क्या होके नाम ही रहता है। क्या नाम भैया आपका? प्रतीक। अच्छा, आप प्रतीक हैं? हाँ। कौन से वाले? ये तीसरे चौथे वाले। बड़ा यार कितने। और सर, हाँ जी, तो भैया देखिए एक बात बताइए, हमने बताया ना कि जीवन में कुछ कल्पनाशीलता और कम स्वतंत्रता भी है। चित्रण एक क्रिया है,
तो छोटा मोटा गड़बड़ होता है उसको आप ठीक भी कर लेते हो। आप थोड़ी कह रहे हो बिल्कुल ऐसा ही। भाई सारे सेमिनार हॉल में कहीं भी जाएंगे तो कुछ भिन्न मिल जाएंगे क्या आपको? और थोड़ा बहुत अगर अलग होगा भी तो आप अपनी कल्पनाशीलता उसको ठीक ठाक कर लेते हैं। हमको तो आदमी ऐसा ही लगता है कि भैया आप तो वो तो नहीं हो, कई बार ऐसा नहीं लगता है? जाना पहचाना वाला। मैं सर यही आने वाला था। अच्छा आने। हाँ, कि जाना आप पहचाना हुआ हमारी- लगता आप है। हमारी पार्टी में हैं ऐसा? अभी मेरा क्वेश्चन शेष है सर। अच्छा। आपने ही आंसर दे दिया। अच्छा, मैंने कि आंसर- जाना पहचाना हुआ लगता है, उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो है नहीं। हाँ, ये बात तो- साइंटिफिक प्रूफ है नहीं तो हम उसको मान्यता ही मानेंगे, रहस्य मानेंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है जो अभी रहस्य दिखाई दे रहा है वो अज्ञान की वजह से हो। जिसको रहस्य माने हुए है वो शायद रहस्य ना भी हो। नहीं। हाँ, तो देखिए अब हमने बहुत सारी घटनाओं को देखा। अब ये जीवन ट्रेवल करने वाला, अब ये चौथा हो गया कि वास्तव में हीरो कौन है। बाकी घटनाओं का एक्सप्लेनेशन एक बात है। तो आपने कहीं जीवन ट्रेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है उसको ऐसा, या आप मानते हैं तो जो उसको क्लियर कर लें कि जीवन ट्रेवल का मतलब क्या? ट्रेवल मतलब हाँ, देखिए ऐसा, अब अगर मैं आस्था की बात यहाँ कहने जा रहा हूँ, है ना, मैं तो गया नहीं हूँ अभी तक, है ना। मेरी कामना जरूर है अगर ऐसा होता है तो हो जाए, है ना। देखिए इसको आप केवल, मैं खुद ही कह रहा हूँ कि अभी मेरी आस्था है, ये मेरा जांचा हुआ नहीं है। मेरे पास ये सूचना है ना, इसको मैं बता देता हूँ क्या संभव है। आदरणीय नागराज जी से हम लोग ऐसा पूछते थे कि आपने सुना है कि उनके गुरु उनको एक ऐसी धरती पर लेकर गए। तो हमने पूछा ऐसा कैसे चले गए आप? तो सही बात है, अब उनकी प्रति तो हमारी आस्था है, इसलिए मैंने कहा ये आस्था वाला है, मेरा खुद का जांचा हुआ नहीं है ना। तो एक तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि समाधि की स्थिति में जीवन शरीर से अलग हो सकता है अगर विज्ञान की बात करें, और दोनों अलग ही है एक्चुअली। अभी भी चिपका हुआ थोड़ी है कि वो आपको तो निकालना पड़ेगा, अभी भी वो है ना, जीवन अलग है शरीर अलग है, साथ साथ है अभी भी। पर क्योंकि मैं जीवन स्वयं को या मैं स्वयं को शरीर ही माने रहता हूँ तो मेरे में ये योग्यता नहीं है कि मैं उसको अलग कर पाऊँ। अगर इसका विज्ञान ऐसा हो सकता है, अगर मुझ में ऐसी क्षमता आ सकती है, और क्षमता होनी स्वाभाविक भी लगती है कि जिस क्षण मुझे इतना पता चल जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं उसको छोड़ने की सामर्थ्य रखूँगा। फिर जो आप ट्रेवल की बात कर रहे हैं कि भाई वो कहीं जाके देख के आ जाए, पर टाइम ट्रेवल मुझे नहीं लगता है, स्पेस ट्रेवल तो लगता है। अवधि तो वो अगर उसमें अब आइंस्टाइन है ना, लाइट ट्रेवलिंग की बात को माने, उसमें मेरा कोई अध्ययन नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो ये बिल्कुल मुझे तो अभी इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना ज़्यादा ठीक लगेगा। उसकी पहली बात तो आवश्यकता नहीं लगती है। देखो सबसे बड़ी बात तो जो हमारा लक्ष्य है, और इसीलिए विवेक सम्मत विज्ञान की बात कर रहे हैं और विज्ञान सम्मत विवेक की है ना, ये बड़ा वास्ट फील्ड है, कौतूहल वाला, है ना, है। नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए नियति क्रम को देखेंगे तो अब सब कुछ दिख ही रहा है। देवेंद्र भाई ठीक है ये बात, इस चर्चा को। हाँ जी ख्याति बहन अभी बताइए। माइक पहुंचाए। वो विचार वाली बात बोल रहे थे कि
तो उससे यही है ना कि चित्रण में जो इच्छाएं होती रहती है उस हिसाब से ही विचार आता रहता है। तो जो तीव्र इच्छा होती है उस हिसाब से ही विचार आएगा ना। अभी जो मेरी इच्छा है वही मेरी तीव्र इच्छा है, ऐसा आपने कल बताया था। तो उससे मेरा वो मेरी आवश्यकता है। हाँ, वो मेरी आवश्यकता है। तो जब तक पूरी जागृति क्रम मेरा नहीं हो जाएगा तब तक तीव्र इच्छा जागृति की नहीं होगी। तब शायद भ्रमवश दूसरे विचार भी प्रिय हित लाभ के कुछ आ सकते हैं। और उससे सर प्रश्न यह हुआ है मुझे कि आशा विचार इच्छा में से गति किसकी ज्यादा और कम है? किसकी गति मतलब ज्यादा है? मतलब आशा की, इच्छा की या विचार की? देखो तीनों अन्योन्याश्रित हैं, अविभाज्य हैं, आशा विचार इच्छाएं। क्योंकि हम बोलते हैं कि विचार एक क्षण में बहुत आते रहते हैं, लेकिन विचार आते तो चित्रण से है। तो इच्छा के हिसाब से ही विचार आते हैं। तो इच्छा की गति ज्यादा है कि विचार की गति ज्यादा है कि आशा की गति ज्यादा? वो एक प्रश्न हुआ है। ये तो मुझे पहली बार प्रश्न पता चला है, तो मुझे भी देखना होगा। किसी ने शोध किया वजह भाई? इसमें गति की बात नहीं है, बट इनमें एक दूसरे की श्रेष्ठता का क्रम तो है। माने एक दूसरे की श्रेष्ठता का क्रम है। एक्चुअली जब परावर्तन प्रत्यावर्तन करेंगे तब भी ये अपने को स्पष्ट और चर्चा कर लेंगे। बट ये तो निश्चित है कि विचार जो है वो इच्छा के नियंत्रण में रहता है और एक विचार के नियंत्रण में मन है ना। तो ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ तो है एक दूसरे से। सारे ही कंटिन्यूअस हैं। सारे कंटिन्यूअस है दीदी, है ना। सारे कंटिन्यूअस। जैसे आशा विचार इच्छा आपने क्योंकि गति शब्द लाए हैं तो मैं थोड़ा सोचता हूँ, है ना। पर पहले वाला अगर आप बोल रहे हैं कि कौन सा है, तो ऐसा कोई क्रम वो ऐसा ही हो गया कि भाई, है ना, घड़ी में। हाँ हाँ हाँ, तो वो मन नहीं। देखो अगर आपने परिचय शिविर देखा है तो अब हम जीवन को देख रहे हैं। जीवन में तीनों ही होता है, केवल विचार है। हाँ, तो विचार इच्छा के लिए और सारी आशाएं सुखी होने के लिए, है ना। तो सारा विचार भी उसके लिए। तो इच्छाएं भी बहुत सारी हैं। बहुत सारी इच्छाओं को वो तो बराबर लगते हैं। ये दे दो माइक। गति में कुछ फर्क नहीं है, लेकिन ये ठीक है कि जो भी विचार है वो इच्छा से ड्राइव होता है ना। इच्छा क्या होती है कि सुख पाने की इच्छा होती है। वो या तो मान्यता से आती है या समझ से आती है। मान्यता या समझ से सुखी होने की इच्छा बनती है, यानी वो चित्रण बनता है उसका। उस चित्रण के आधार पे हमारी सुखी होने की इच्छा विचारों के रूप में फैलती है और उससे सुख पाने की आशा बनती है। तो इस तरीके से वो इच्छा से विचार, विचार से आशा, और फिर शरीर से हम उसके लिए कुछ व्यवहार और कार्य करते हैं। इतना होता है। पर गति वाला तो ऐसा कुछ। अजय भाई कुछ और इसमें हो गया? जितना जितना हम विचार करते हैं ना, वो फिर वो एक नया चित्रण बनता ही है। वो हर पल हो रहा है। वो हर विचार के साथ एक नया चित्रण, फिर चित्रण के साथ फिर विचार, वो हर पल हो रहा है वो। हाँ, स्पष्ट हो जाएगी। विचार जो है वो सहअस्तित्ववादी विचार हो जाएंगे। बुद्धि और आत्मा की भी गति शुरू हो जाएगी कंटिन्यूस में। अभी वो चुप है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, बुद्धि चुप है। बुद्धि चुप है। तो अभी काम उस पर करना है कि उसकी गति मतलब बुद्धि में बोध हो जाए, है ना। ठीक बात है। तो काम करने वाला ये है, तो ठीक है। शीतल दीदी आगे बढ़े। अगला बढ़ ली, आगे बढ़ लिया जाए। शीतल दीदी का जो उत्तर था ना, मुझे ऐसा बहुत ही एक लाइन में मैं कहूँ हाँ। तो है ना, ज्ञान में हम सभी डूबे भीगे तो हैं ही। तो जो भी हमें आते हैं कि हम चाहे वो हमारा स्कूल काम ही क्यों ना हो, तो मुझे लगता है कि वो ज्ञान में होने के खातिर भी हम उसको कर ही लेते हैं, उसका इमेजिनेशन। दीदी आप क्या कह रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए मैं कह रही हूँ कि हम व्यापक में डूबे भीगे हीरे। बिल्कुल। व्यापक ज्ञान है। तो हम जो भी हमें जो अनुमान लगता है या इमेजिनेशन में आता है कि हमको ये कर लेना चाहिए, तो वो भी एक, मैं उसको ऐसे देख पा रही हूँ कि एटलीस्ट वो
ठीक बात है, ठीक बात है। कौतूहल नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहे वो शरीर के रूप में तुमको बता देते हैं कि 70 इयर्स में आपके साथ क्या होने वाला है, कुछ भी XYZ एनीथिंग। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसमें ज्ञान का, क्योंकि वो साइंस भी एक है, साइंस भी एस्ट्रोलॉजी जैसे है। देखो, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं, तो किसी ने ऐसा नहीं बताया कि कब मोबाइल फ़ोन डिस्कवर हो जाएगा, किसी ने ये नहीं बताया कि कब स्टीम इंजन हो जाएगा, है ना, है ना, किसी ने एरोप्लेन का, ऐसा कोई अनुमान सब कर है ना, किताबों में कल्पना के रूप में वो सब है, ठीक है ना। जो बाबा बढ़िया। ने भी बताया है ना कि एस्ट्रोलॉजी का उन्होंने बताया कि उसका साइंस है, लेकिन वो भी उसका भी कुछ पर्पस है या प्रयोजन है। कैलकुलेशन पार्ट को ठीक बताया है। फलन देखिए, हम क्या करें, कर्म फल इसमें आया ही है, अगला चैप्टर है ना, तो उसको कर लेंगे, ठीक है, ठीक। ठीक दीदी, बढ़िया। पेज नंबर 50, थर्ड बुलेट। ये किसका था? ये पेज नंबर 50 का, ये किसका जिज्ञासा थी? ये किसकी थी दीदी? पेज नंबर 50, ये किसकी जिज्ञासा थी, कौन से ग्रुप की? हाँ दीदी, हाँ बताइए। मतलब पूरा ही समझना था उसको, पूरा ही पैराग्राफ। ठीक। एक तो ये है कि जैसे मतलब भैया ने भी बताया था कि ये जो किताब है 2 तरीके से लिखी गई है, अनुभव मूलक और अनुभवगामी, है ना। तो ये जो लिखा हुआ है, ये वाला पैराग्राफ, ये अनुभव मूलक लिखा गया है। कल या परसों भी बात हुई थी संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था की, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ है। तो एक बार उसको और समझ लेते हैं कि संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था क्या चीज़ है ये, क्योंकि ये अनुभव मूलक है। एक तो अभी के समय में अगर संस्कृति को हम समझते हैं तो कुछ नाच गाने का कुछ तरीका है, कुछ पहनने का तरीका है, कुछ खाने पीने का तरीका है ना, उसको हम संस्कृति के रूप में देखते हैं। उसके आधार पे जब परंपरा बन जाती है तो उसको फिर एक सभ्यता के रूप में देखते हैं। फिर कुछ हमारा संविधान रहता है लिखित में, वो विधि के रूप में होता है, और फिर उसके आधार पे कोई व्यवस्था चलती है। तो संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, इस तरीके से हम अभी के समय में उसको देखते हैं। पर जब अनुभव मूलक विधि से जब देखते हैं, एक अनुभव के बाद में जागृत व्यक्ति के नज़र से जब देखते हैं संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था को, तो इस तरीके से देखते हैं कि किसी को अनुभव हुआ, उस अनुभव के आधार पे उसका जो विचार बना, सहअस्तित्ववादी जो विचार बना, वो विचार संस्कृति है। विचार के रूप में, सहअस्तित्ववादी विचार के रूप में संस्कृति है, ठीक है। उस संस्कृति के आधार पे जो व्यवहार होता है वो सभ्यता हो गई। तो अब जो सहअस्तित्ववादी विधि से जो विचार हुआ, वो विचार का पोषण सभ्यता से। वो विचार क्यों है? क्योंकि हम व्यवहार कर पाएँ, तब वो विचार सार्थक होगा। अगर व्यवहार होगा तो संस्कृति का पोषण सभ्यता से, जो सहअस्तित्ववादी विचार है उसका पोषण व्यवहार से, क्योंकि व्यवहार करना है वो करके। फिर उसके बाद में लिखा है सभ्यता का पोषण विधि से। तो अब सहअस्तित्ववादी विचार संस्कृति हो गई, उस आधार पे जो व्यवहार हुआ वो सभ्यता हो गया, और उसके आधार पे विधि यानी कि संविधान, अब उसको कैसे व्यवहार करना है, कैसे कार्य करना है, उसकी सूत्र व्याख्या लिखित रूप में जब आती है तो वो विधि कहलाती है। वही संविधान भी कहलाता है। जब लिखित रूप से उसकी सूत्र व्याख्या आ जाती है तो उसको विधि कहा गया। और विधि के आधार पे फिर व्यवस्था को 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो जो लिखित जो संविधान बना उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कोई एक व्यवस्था, और उस विधि के अनुसार जो व्यवस्था बनती है, सारे लोग जो उस विधि के अनुसार जो व्यवस्थित रहते हैं, उसको भी व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा अनुभव मूलक है। सहअस्तित्ववादी विचार संस्कृति हो गई, उस विचार के आधार पे व्यवहार, ये सभ्यता हो गया, और उसका लिखित स्वरूप विधि हो गई। उस लिखित स्वरूप का पोषण या उसको इम्प्लीमेंट करवाना वो व्यवस्था हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में है कि आचरण का पोषण संस्कृति से। अब आचरण क्या हो गया? मूल्य, चरित्र, नैतिकता पूर्वक जीना, वो आचरण हो गया।
वो किस आधार पे होएगा? मूल्य चरित्र नैतिकता पूर्वक जीना किस आधार पे होगा? फिर वो समझ के आधार पे हो जाएगा। जो सहअस्तित्ववादी विचार है, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने समझा है, उसके आधार पे जीना। तो फिर आचरण का पोषण संस्कृति से हो जाएगा। इस तरीके से वो पूरा संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था और आचरण। चेतना। हाँ, तो जो भी हमने समझा है वो कैसे प्रमाणित होएगा? जैसे आपने कुछ समझा है, ये प्रमाण कैसे मिलेगा इसका? जीने में आएगा। तो इसलिए कहा कि उसका पोषण सभ्यता से। संस्कृति मतलब जो आपने समझा, उस आधार पे जो आपका विचार बना, वो व्यवहार में जब आएगा तो आपने जो समझा उसका पोषण होगा। हाँ, प्रमाणित होना। नहीं तो समझने का मतलब क्या हुआ फिर? समझने का कोई मतलब, समझना क्यों? व्यवहार और कार्य करने के लिए समझना। ठीक है? हाँ हाँ, इसको अगर ऐसे देखेंगे तो सभ्यता में व्यवहार दिखेगा, व्यवस्था में कार्य और व्यवस्था में भागीदारी दिखेगी। व्यवहार, कार्य और व्यवस्था में भागीदारी। हाँ। कोई और इस पे है ना? जैसे हम, है ना, मानव के 4 आयाम देखते हैं। क्या है 4 आयाम? समझ, विचार, व्यवहार। इनका कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है, कैसे ये संरक्षित रहता है? परंपरा, उसी की बात कर रहे हैं। और जैसे मानव के 4 आयाम हैं, ऐसे ही समाज के भी ये 4 आयाम हैं, है ना? और चारों एक दूसरे के पोषक हैं, यही अन्योन्याश्रित हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए जैसे बच्चा है ना, तो बच्चा कैसे ग्रहण करता है समझ को? अनुकरण, अनुसरण किसका करता है? अभी वो कार्य व्यवहार का ही कर रहा है, संस्कृति सभ्यता कोई की हो क्या रहा है उसका वो शोध करता है, उससे वो समझता है। जागृति परंपरा की जब बात कर रहे हैं, है ना, तो संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, अब फिर वो अध्ययन करता है। तो जो लोग जी रहे होते हैं उसी का वो लिखा हुआ होता है, सूत्र व्याख्या, उसका अध्ययन करता है। आज भी हम क्या करते हैं, जब सिविक्स पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं, तो जैसा जी रहे होते हैं उसको वो देखता है। केवल फर्क इतना है कि अभी उस सब में असंतुलन है, पढ़ा कुछ और रहे होते हैं, जी कुछ और रहे होते हैं। तो ये जागृति के अर्थ में, जागृति के संरक्षण के अर्थ में कह रहे हैं कि इसका भी कैसे होगा। जैसे मानव के 4 आयाम, समाज के 4 आयाम, चारों में एक सूत्रता की बात, जो संतुलन की बात शुरू से आ रही है, अन्योन्याश्रित है, वो इसी विधि से एक दूसरे का वो पोषण करते हैं। बढ़े आगे क्या? चलिए। 51 का फर्स्ट बुलेट। एक तो ये है दीदी कि जैसे एक तो इसमें क्या है कि अनुभव मूलक और अनुभवगामी 2 विधि से लिखा गया है ना, तो वो एक तो हमको देखना है। दूसरा फिर क्या है, इसमें कहीं पर सिर्फ ज्ञान अवस्था की बात है और कहीं पर चारों अवस्थाओं की बात है। तो वो भी हमको देखना है कि पैराग्राफ किसके लिए लिखा गया है ना। तो जैसे इस पैराग्राफ को अगर पढ़ेंगे तो इस पैराग्राफ से क्या समझ में आता है, ये किसके लिए लिखा गया है? मानव के लिए लिखा गया है ना। तो इसमें एक
एक चीज जैसे मैं स्पष्ट किसमें करता हूं, जैसे पहली जो लिखी है विकास व ह्रास भेद से अवस्था, इससे क्या समझते हैं अपन? हाँ, मानव में विकास व, हाँ, तो ये जो अवस्था है इसको हम पंचकोटि के मानव के रूप में देख सकते हैं, पशु मानव, राक्षस मानव और 3। अब उसके आधार पे आप पढ़िए, आप आगे अब वहां पे अवस्था की जगह में पांचों मानव को रख के अब इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अब एक बार पढ़ लीजिए सब, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़िए एक बार पैराग्राफ को। पढ़ लो। अब किस प्रकार का मानव रहेगा तो वो किस प्रकार की आशा विचार इच्छा करेगा, उसका आकर्षण प्रति आकर्षण किस चीज के लिए रहेगा, है ना। फिर आसक्ति मतलब लगाव उसका किन चीजों से रहेगा, फिर वो विवशता में रहेगा कि उसकी बाध्यता रहेगी, है ना। फिर वो किस चीज के लिए संवेग मतलब पाने के लिए कुछ प्रयास करना वो रहेगा, उसका कर्म कैसा होएगा, उसका जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल किस प्रकार का मिलेगा, उससे उसको समस्या होगी या समाधान मिलेगा, और उसी से ही ह्रास या विकास होएगा। तो वो 5 कोटि के मानव को ध्यान में रखते हुए पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तो ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा। और लास्ट लाइन से उसका पूरा वो बता ही दिया है, तीनों स्पष्ट हो गया है। लास्ट लाइन में वो तीनों चीज स्पष्ट कर दिया है। इनसे ही मानवीयता है या मानवीयता है, प्रादुर्भाव मतलब उत्पन्न होना, प्रकट होना। ठीक है, ठीक है, हाँ बढ़िया एकदम। भैया बिल्कुल क्लियर हुआ, लेकिन ये जो बीच में ये जो दो शब्द आ रहे हैं ना, आशा वेग से आकर्षण प्रति आकर्षण और आकर्षण प्रत्याकर्षण, ये दोनों शब्द आसक्ति का मतलब क्या होता है? आसक्ति का मतलब होता है लगाव, मोह, है ना। अब जो पशु मानव राक्षस मानव होगा वो किसकी तरफ आकर्षित होगा, समझ की तरफ कि सुविधा की तरफ, बस वही है और क्या। और जो जागृत मानव होगा किधर, वो किसके प्रति, वो व्यवस्था की तरफ लगेगा वो। बढ़े आगे। दिव्य मानव में आकर्षण नहीं रहता, हाँ दिव्य मानव समझ के अर्थ में पूरा हो गया, लेकिन व्यवस्था में भागीदारी करेगा ना, परंपरा बनाने के लिए काम करेगा, तो उस तरीके से उसमें आकर्षण नहीं रहेगा वो, लेकिन काम तो करेगा वो, परंपरा बनाने के लिए अपना लगे रहेगा उसमें, कैसे व्यवस्था बनाएं, कैसे और बाकी लोगों के लिए काम करें। देव मानव भी आकर्षण तो रहेगा ही उसमें, देव मानव में भी उसमें भी रहेगा, अगर वैसा हम आकर्षण की बात कर रहे हैं तो। लेकिन किसी आसक्ति वाली जो बात है ना, वो आसक्ति नहीं रहती उसमें। व्यवस्था के लिए काम तो करेगा ना वो, कि नहीं अब तो दिव्य मानव हो गया, मेरा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करेगा। समझने का काम तो उसका मानव पद में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन आगे जितना ज़्यादा काम समाज मानव के रूप में जिएगा तो फिर देव मानव इसीलिए कहा गया, और पूरे व्यवस्था मानव के रूप में जिएगा तो फिर दिव्य मानव कहा गया इसीलिए। देखिए कुछ शब्द जो है ना, जो कल राकेश भैया भी बता रहे थे और मैंने भी पहले दिन है ना ध्यान दिलाया था, और कल इन्होंने भी और कल श्रीराम भाई ने भी ध्यान दिलाया था। कई बार एक शब्द कहीं पे नेगेटिव की तरह है, फिर वही शब्द पॉजिटिव की तरह हो जाता है। तो एक शब्द ऐसा मैंने कल ध्यान दिलाया था, बीज, निर्बीजन और सबीजन। तो जीव चेतना में जो आसक्ति है विषयों के प्रति सब, उसको सबीजन बोला गया है ना। और वही मानवीय परंपरा में
सभी जन किसको कह रहे हैं? जो शरीर की आवश्यकता है ऐषणा के प्रति जो। अब ऐषणा यहाँ नेगेटिव नहीं रखा हुआ है, पर उसको सभी जन बोल दिया है। तो जीव चेतना में विषय है ना, संवेदनाओं को, विषयों के प्रति आसक्ति को सभी जन, ऐसे ही यहाँ पे भी आकर्षण को प्रयोग कर दिया है। अब आकर्षण प्रत्याकर्षण जीव चेतना में है ना, विषयों के प्रति आकर्षण है, लेकिन मानव हो गया तो उसका आकर्षण किसके प्रति होगा? समाधान के लिए, उपकार के लिए, ऐषणा के लिए, उपकार के लिए। अब उपकार के लिए भी आकर्षण कर दिया है, और प्रत्याकर्षण या विकर्षण किसके लिए रहेगा? भ्रम के लिए है ना, या संग्रह के लिए, सुविधा के लिए। उस तरह से वही आकर्षण जो जीव चेतना में अलग तरह से किया है, उसको अलग किया है। तो ये भी थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट पढ़ने से ही आता है, अर्थ निकालने से आता है। जो आज भी अजय भाई भी बात कर रहे थे ना, अगर हम इसी बात को कई शब्दों में कई तरह से कह सकते हैं। अगर हम अर्थ को पकड़ते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले अजय भाई बात कर रहे थे कि अगर अब हम सारे इसी बात को एक्सप्लेन करेंगे तो हो सकता है हमारे थोड़े शब्द बदल जाए, लेकिन अर्थ वही रहेगा। तो एक बार हम सेट ये अपने में कर लें। अगर इसमें देखो, दो चीज़ सेट करने की तो शुरू से आवश्यकता है, जो बहुत सिंपल है। क्या? भ्रम और जागृति, ये निरंतर है, इसमें इसका कंटिन्यूअस जिक्र है। दूसरा क्या है? जीव चेतना और मानवीय चेतना। तो अमानवीयता, मानवीयता और अतिमानवीयता। तो सारी यात्रा जो एक्चुअली आज सारे शब्द विजय भाई ने उपलब्धि के रूप में बोले थे, प्रक्रिया की बजाय, वो सारा ऐसा है। वो एक सेट है, और हर सेट में उसका दृष्टि है, उसका कार्यक्रम है, उसका स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति है। उसी का सारा ये अध्ययन है। अगर इसको सेट करके चलते हैं, है ना, जीव चेतना, मानव चेतना, 4.5 क्रिया, 10 क्रिया, है ना, तो उसमें अगर ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसका बीच का सब डिटेलिंग है। तो अपना जो फ्रेम बनना है अभी ये देखना है कि किस किस स्थिति से ये फ्रेम बनता है, और फिर उसका क्या लक्षण है, हर एक स्थिति का, हर एक अवस्था का, हर एक चेतना का। आगे पढ़ेंगे तो निरासक्त आ जाएगा उसमें। हाँ, फिर वो निरासक्त हो जाएगा। अनासक्त योग भी आएगा दिव्य मानव में। तो एक बार वो दिव्य मानव किस पर है वो स्पष्ट हो जाए, फिर ये आपको सब मतलब फिर आकर्षण से अपन को नहीं देगा। अरे आकर्षण बोल दिया मैंने, वो मोह वाला आकर्षण, मोह वाला आकर्षण हो गया सर, है ना, मोह वाला आकर्षण नहीं, व्यवस्था का आकर्षण और अनासक्त होना एक ही बात है। ऐसा है। और उसमें फिर वो परंपरा के शब्द आ जाते हैं। तो पुराने परंपरा के शब्दों को नए ढंग से डिफाइन कर दिया है। अनासक्त योग बोला गया है हाँ, पहले, है ना, माने महापुरुष को, तो उस ढंग से उसको क्या सही अर्थों में अनासक्त है ये मतलब। बहुत बढ़िया। जैसे ऐषणाएं हैं, तो परंपरा में ऐषणाओं को नेगेटिव ही लिया गया है। इच्छा मुक्ति का कार्यक्रम है, कैसी भी इच्छा नहीं होना है, वो भी फिर हम बोले दिव्य मानव तो काम कर रहे इच्छा है हैं। इसका मतलब। हाँ, तो वहाँ इच्छा नेगेटिव सेंस में, यहाँ पे इच्छाओं को अच्छे अर्थ में ले लिया गया। एक बार अर्थ पकड़, वस्तु पकड़ में आ जाए ना, कि वो बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति मानवीयता के बाद जो व्यवस्था के लिए, व्यवस्था कैसे स्थापित हो उसके लिए ही काम कर रहा है, वो सारा काम उसी को अनासक्त कह दो, इच्छा मुक्त कह दो, निर्वीजन कह दो। लेकिन क्रिया अभी तक हमारी मान्यता ये भी है कि दिव्य मानव के बाद कुछ काम ही नहीं करना है। एक्चुअली हमारा पूरा प्रयास तो ज्यादा काम करना, शरीर मूलक है। ज्यादा काम करना है। दिव्य मानव को ज्यादा काम विश्राम करना भी है। इसी को बोलते हैं, आराम कर रहे हैं, बोले विश्राम में, उसको विश्राम नहीं करेंगे। अभी हम एक्चुअली हमारा दृष्टिकोण शरीर मूलक है, तो कह रहे हैं हम कई लोगों को इसलिए अच्छा लगता है, अच्छा श्रम सारा विश्राम के लिए, अच्छा बढ़िया बढ़िया, है ना, अच्छा, ये तो आपने अच्छा क्लियर कर दिया। किसी को ये भ्रम तो नहीं है ना सारा श्रम विश्राम के लिए नहीं है, कि उसके बाद कुछ काम ही नहीं करना। निद्रा है वहाँ पे, निद्रा को विश्राम कह रहे हैं उधर। उसको आलस्य बोला है, फिर आलस्य और प्रमाद बोला है। फिर कोई आलस्य प्रमाद, तो इसलिए क्या वो अपन को एक बार क्लियर हो जाए कि सबसे अधिक काम कर रहा है एक्चुअली। हाँ, ऐसा प्रश्न था, मैं उसका उतना सेटिस्फैक्टरली आंसर नहीं दे पाया कि परंपरा में अगर कोई भी लोग है वो अनुभूति को प्राप्त करते हैं तो वो समाधि ले लेते हैं, वो ज्यादा मतलब आदर्श स्थिति होगी। तो मैं उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझा पाया, उसका यहाँ पे कुछ स्पष्टीकरण हो जाए। परंपरा में जो है ना, देखिए मुझे जो उसमें पकड़ में आया भैया, कि परंपरा में दुनिया को झंझट माना है, संबंधों को क्या माना है? बंधन, इच्छाओं को दुख। तो ये पता चला कि सारे दुख का कारण क्या है?
इच्छा है, इसलिए इच्छा मुक्त हो जाओ। अच्छा, हमारे ज़्यादा सुखी दुखी हम कहाँ होते हैं? अपने विचारों में होते हैं। हमने कहा कि विचार हमारा निरंतर है, जबकि हमारा व्यवहार लोगों से समय अनुसार है ना। तो विचारों में तो हम कभी भी दुखी हो सकते हैं। तो लोगों ने सोचा यार लोगों से भी झंझट आ गया, चलो दुनिया छोड़ाए, है ना, परिवार को छोड़ दिया, अब अकेले बैठ के पेड़ के नीचे वहाँ भी दुखी हो रहे हैं। अब तो कोई है भी नहीं, किससे दुखी हो रहे हैं? अपने ही विचारों के अंतर्विरोध से दुखी हो रहे हैं। फिर सोचा गया चलो विचारों से भी छुट्टी पाई जाए। तो सबसे अच्छी उत्तम स्थिति किसको माना गया? निर्विचार। इसलिए वो निर्विचार समाधि को इसलिए सबसे अच्छा माना गया। लेकिन अब आप आगे इसमें पढ़ेंगे कि ये अस्तित्व विरोधी क्रिया है। जीवन में आशा विचार इच्छा निरंतर होने वाली क्रिया है। इसको निर्विचार होने के लिए भी बड़ा बल लगाना पड़ता है। बोलो कितना बल लगाना पड़ा? पहले घर छोड़ा, बच्चे छोड़े, फिर उनका ध्यान आता रहता है। नहीं आता होगा, आदमी औरत कोई भी छोड़ के जाता होगा कि यार मैं छोड़ तो आया, बेचारे कैसे जी रहे होंगे। आज छोड़ो यार, कैसे भी जिए, अपने को तो ध्यान लगाना है। नहीं दुखी होता होगा ये छोड़ के, छोटा सा बच्चा है, छोड़ा है। तो विचार हाँ, लेस बोला। इस बात को परंपरा में ऑप्शन लेस होना मतलब व्यवस्था के अर्थ में हो जाना, उस तरह से बोला गया था, लेकिन हमने उसका अर्थ ऐसा कह सकते हैं दीदी। आई थिंक दैट वाज द अल्टीमेट स्टेट कि ऑप्शन लेस हो जाए। हाँ देखो, मैंने ऑप्शन लेस यहाँ पे मानवीय चेतना को बोला है कि वो मेरी बाध्यता है। पर परंपरा में भी जो आई थिंक वाज दैट, बट जिन्होंने भी उसको परंपरा पर्कुलेट करा उन्होंने वो अर्थ तो दीदी, हाँ जी, नहीं 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 देखो, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो बाबा जी के बारे में ये भ्रम बिल्कुल भी ना रहे। तो जैसे कल श्री राम भाई बोल रहे थे मैं तो ऑफिशियल बायोग्राफर हूँ, अच्छा उनको बोल रहे थे वो जोशी जी को है ना। उन्होंने ये कहा है बहुत स्पष्ट रूप से, जो कि हमारी परंपरा के एक तरह से विरुद्ध बात है, कि जनरल मान्यता है समाधि में ज्ञान हो जाता है। उन्होंने बोला मैंने समाधि की, मुझे ज्ञान नहीं हुआ, मुझे प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। जो वो राष्ट्रीय चरित्र की बात कर रहे थे, जब जिस समय वो 1950 के आसपास संविधान की बात हो रही थी, तो उन्होंने, है ना, उसमें बाकी तो ये भ्रम क्या है, सत्यम जगत मिथ्या, ये वाला तो था ही था, है जगत की उत्पत्ति। और तीसरा प्रश्न ये भी था कि उन्होंने उस समय जब ये स्वतंत्रता मिली थी 1947 के आसपास, और ये लिखने की बात चल रही थी संविधान बनाने की बात चल रही थी, तो उन्होंने अपने विद्वानों से, जो वेद मूर्ति है ना परिवार के लोग थे, उनसे बोलो भाई ये लोग बना रहे हैं, आप तो वेद पढ़े हुए हो, तो आप दो कोई राष्ट्रीय आचरण, राष्ट्रीय संविधान। तो वो बोले हैं कि वो एक लाइन भी नहीं निकाल पाए, नहीं लिख पाए। वो सारा ज्ञान देखिए, ये थोड़ा सा दिल पे पत्थर रखने वाली बात है, क्योंकि कई बार हमारा परंपरा के प्रति अधिमूल्यन रहता है। हम झंडे भी गाड़ते हैं कि हमारे देश तो ऐसा था, हमारा ऐसा था, हमारे वेदों में सब कुछ है। ऐसा देखो, हमको भी ऐसा करते रहें और वो अच्छा लगता है, लेकिन उससे मानने से, ऐसा करने से जागृति हो जाए तो देखो शुभकामना किसी की हो जाए तो हमको ऐसा, उससे कोई आपत्ति नहीं है। किसी को परेशानी हो जाए भाई, हो जाए तो, है ना, किसी को परेशानी नहीं है ना। लेकिन मानवीय व्यवस्था का स्वरूप जो कह रहे हैं, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, देखिए हिंदू ही समाज में, है ना, क्या आज भी उन बुराइयों को ढो ही रहे हैं ना। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, स्त्री के नाम पर, लिंग के नाम पर क्या चल रहा है। इतने अच्छे वेद होने के बाद भी अगर हम समाज शास्त्र का अध्ययन करें तो अपने समाज को कहाँ पाते हैं। तो क्या प्रमाण है कि हमारे वेद बहुत अच्छे। मैं वेदों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो हो सकता है हमको नहीं समझ, तो समझ नहीं पाए तो क्यों नहीं समझा पाए। समझदार आदमी समझा नहीं सकता है क्या, है ना। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि वो उनको पता चल गया था, पर वो हमने ऐसा गलत मान लिया दीदी। मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि हमारी भी कहीं ना कहीं प्यास रही कि भाई समग्रता में जीना क्या होता है। अपने यहाँ तो या तो मोक्ष है सीधा ही, कि ये दुनिया बंधन है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, सीधा ये शरीर ही झंझट है, यहाँ तक ही तो पहुँचे। मोक्ष का सिद्धांत भी क्या है, आवागमन से मुक्ति का मतलब है कि शरीर बंधन का कारण है। शरीर का सदुपयोग हमको पता नहीं चला है, शरीर का प्रयोजन क्या है समझ में नहीं आया है। तो समाधि में ज्ञान नहीं हुआ उनको, डिम्पल बहन, तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं था। नहीं तो समाधि के बाद वो चले जाते। उन्होंने बोला मैं समाधि रहा हूँ,
पर मुझे जो प्रश्न के लिए निकला था वो ज्ञान नहीं मिला। तो संयम में गए, संयम नाम की प्रक्रिया, वो भी उन्होंने वो प्रक्रिया ऐसे की कि जैसा शास्त्रों में वर्णन है उससे थोड़ा सा, क्योंकि जो शास्त्रों में संयम की प्रक्रिया है वो अप्राप्त को प्राप्त पाने के लिए, यानी सिद्धियां पाने के लिए। बोले मुझे तो उसकी आवश्यकता नहीं, मैं ऐसा करके क्या करूँगा, पैसा इकट्ठा करना या पानी पे चल लेना या आग पे कुछ कर लेना, उससे कुछ क्या प्राप्त होगा। मान लो ऐसी ही सिद्धियों की प्राप्ति की चर्चा है उसमें, मुझे तो ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने थोड़ा सा उसको बदल दिया, स्व विवेक से, ऐसा बोल रहे हैं कि अपने विवेक से उसको चेंज किया, और फिर ये सारा ज्ञान जो अब हम अध्ययन कर रहे हैं उनको प्राप्त हुआ। मानवीय लक्ष्य, जीवन लक्ष्य, जीवन का स्वरूप, और अखंड मतलब मानव एक साथ मिलकर कैसे रह सकता है धरती पर, यह स्वरूप उनको प्राप्त हुआ। ऐसा पहले किसी को प्राप्त हुआ मेरे अध्ययन में तो नहीं आया है। यहाँ तक कि जो एक देखो, हम सब उस स्थिति से गुजरे हैं। मेरा खुद का भी जो जीना रहा कि परिवार में एक जीना और स्कूल में एक जीना, इन दोनों में कोई, स्कूल में जीना और परिवार में जीना, इन दोनों में कोई तालमेल दिखता है? स्कूल की पढ़ाई में ही आप कबीरदास का दोहा ही पढ़ाते हैं क्या? किसको ध्यान है? गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन। अब टीचर को बोलो भी मार्क कम आ गए, मुझे तो उसमें ही संतोष है, वो ऐसा थोड़ी मान लेता है, उसको अपना रिकॉर्ड अच्छा बनाना है ना। तो कहीं पे मोक्ष की बात और फिर वो होमवर्क की बात, तो वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन। आप मान लोगे कि भाई, है ना, अगर अपने इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाना है कि जीवन का लक्ष्य तो मोक्ष है, फिर एमबीए की पढ़ाई कहाँ जाएगी? बोलेगे नहीं सेल्स बढ़ाना है भाई, तुम मोक्ष वोक्ष बाद में करना बात। ये सब कॉन्ट्राडिक्शन है जीवन में। तो इसका एक सूत्रता की जो बात कर रहे हैं, निर्विरोधिता, एक सूत्रता का मतलब कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना समझ में, ना विचार में, ना व्यवहार में, ना कार्य में, ना व्यवस्था में। ये सारा तालमेल हो जाना कहाँ से? एक मानव की समझ से लेकर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक तालमेल। तो उसी को हम कह रहे थे कारण साम्यता, है ना, लक्ष्य साम्यता, कार्यक्रम साम्यता। तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का मतलब ये कि सबका लक्ष्य एक है, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, सभी को प्राप्त हो जाए, ऐसी समाज में व्यवस्था भी है। तो ये जो समाधि की बात कर रहे हैं, है ना भैया, ये व्यवस्था की बात है ही नहीं, ये स्वांत सुखाय अकेले का काम है। एक व्यक्ति किसी मेहनत कर आगे कर भी ले, चलो अपने आशा विचार इच्छा चुप कर दिया, खाना त्याग दिया, सब त्याग दिया, है ना, कुछ कर लिया, मतलब होंगी टेक्निक्स, मैं उसको मना नहीं करता हूँ, मैंने बहुत सारी ऐसी टेक्निक का वो नहीं किया, पर उससे मिलेगा क्या बताइए ना। किसी ऐसे व्यक्ति ने, समाधि में गए व्यक्ति ने आके कुछ बताया? अगर टेक्नोलॉजी, आज हम जो सुविधाएं भोग रहे हैं, कौन से, है ना, समाधि प्राप्त व्यक्ति ने हमको दी हैं बताइए? जितनी भी सुविधाएं आज हम भोग रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी किसने दी? स्टीम इंजन किसने दिया? एयर कंडीशनिंग कहाँ से आई? गाड़ी कहाँ से आई? इनमें से कोई भी चीज समाधि से आई क्या? पारस भाई, है ना, कुछ नहीं आया ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। पुराने लोगों का अगर सम्मान की बात की जाए, क्योंकि आदरणीय नागराज ने ही उनका सम्मान किया है कि भाई देखो, ये तो अभी मैं केवल टेक्नोलॉजी वाले भाग की बात कर रहा था। विचार पक्ष में भी देखा जाए, अभी हम कल गीता की बात कर रहे थे, उपनिषद की बात कर रहे थे, उसमें सब कुछ कचरा, ऐसा नहीं कह रहे, सब बेकार है, ऐसा भी नहीं। लोगों ने निकाला है, बहुत मेहनत की है, और स्वयं आदरणीय नागराज जी ने उसका सम्मान किया है कि भाई देखो, पहले लोग 99 चोट मार चुके थे, है ना, भ्रम पर या उस पर, मेरी तो ये केवल 100वीं चोट है। यानी सब कुछ, डिम्पल बहन, ख्याति बहन, कुछ ज़्यादा कड़वी बात तो नहीं कही मैंने? आप कुछ आपस में बोल रहे? अलग कंटेक्स्ट में देख रहे हैं हम, योग बोल रहे हैं। हाँ,
देख लेंगे उसकी आवश्यकता क्या है। पर अभी हम यहाँ मानव लक्ष्य और मानवीय व्यवस्था की जो बात कर रहे थे जीने की बात कर रहे थे, है ना। देखो, हाँ 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 हाँ, पर आपका कहना उस अर्थ में ठीक है। अगर मरना एक, वो कल हमने बात कर चुके हैं एनेस्थीसिया और वो लोग क्या बोलते हैं वो यूथेनेसिया, मर्सी किलिंग वाला बात, तो वो तो हमने कर लिया था परसों चर्चा, है ना। अगर ऐसा टेक्निक आ जाती है तो अभी भी कह रहे हैं कि हाँ भाई अगर शरीर का कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध हो रहा है, अभी भी लोग कर ही लेते हैं। अगर सुख की ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? ये तो प्रश्न नहीं आया है। नहीं, ये आपने थोड़ा अलग बोल रहे हैं, है ना। हाँ, आप अब दूसरे तरह की समाधि बता रहे हैं। जल समाधि, मिट्टी समाधि। देखिए, अगर ये प्रश्न बनता है कि भाई जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूँ, हाँ अपन बात करते हैं ना, बाबा जी की बात छोड़ देते हैं थोड़े समय के लिए। मान लीजिए आपको और मुझे, है ना, दो लोगों को ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि भाई अब मैं शरीर को जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ। मैं ऐसा क्यों छोड़ना चाहूँगा? क्या हो गया? आ जाओ, ओ हो अरे मुझे